नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे। हम आपको आज बताएंगे इसमें 10 टॉपिक यानी आपके कक्षा 10 के यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के 10 अंक इस एक वीडियो से आप अपने कंफर्म कर सकते हैं, पक्के कर सकते हैं। आज इस वीडियो में रस हम आपको बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2026 में क्या है, कैसे पढ़ना है, कितने रस हैं, कितने काट दिए गए हैं। 4 रस थे, 2 काट दिए गए हैं, 2 पढ़ने हैं आपको। बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको सिर्फ 2 रस पढ़ने, नंबर 1 हास्य रस, नंबर 2 करुण रस। अब आपको बता दें कि करुण रस क्या है। करुण रस में स्थायी भाव पूछा जाता है, रस का स्थायी भाव पूछा जाएगा या फिर एक उदाहरण के जरिए से कहा जाएगा बताइए इसमें क्या रस है। तो जहां किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, वाणी, चेष्टा और को देखकर मन में हास यानी हंसी का भाव जागे, उसे हम हास्यरस कहेंगे। इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? हास होता है। ये 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, स्थायी भाव हमेशा ध्यान रखिएगा, हास होगा यानी हंसी यहाँ पर आएगी आपको। जिस उदाहरण को देखकर आपको हंसी आ जाए पढ़कर, वो हास्यरस हो जाएगा। करुण रस हम आपको बता दें, करुण रस किस तरह से पूछा जाता है। करुण रस में आपसे पूछा जाएगा कि करुण रस बेटा सेम चीज पूछते हैं। जैसे इसमें स्थायी भाव पूछा है वैसे इसमें भी स्थायी भाव पूछेगा। कभी कदार आपको एक उदाहरण दे देते हैं, फिर बताते हैं बताइए इस उदाहरण में कौन सा रस है। उसके लिए आपको ये परिभाषा सुननी पड़ेगी। जिस उदाहरण में आपको पढ़ने से हंसी ऐसी महसूस हो उस वो हास्य रस हो जाएगा। जिसमें आपको पढ़ने से शोक महसूस हो वो करुण रस हो जाएगा। इसका स्थायी भाव क्या होगा? शोक। ठीक है, जैसे जहां अपनी किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश या बिछड़ने से मन में शोक का भाव उत्पन्न हो उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। अब आप समझेंगे अलंकार। वे सभी महत्वपूर्ण अलंकार जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। आपके 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपके 3 अलंकार रह गए। कितने बेटा? 3 अलंकार। नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। ये रह गए हैं। इसमें क्या होता है, ये किस तरह से पूछेगा आपसे? इसमें एक उदाहरण दे रखा होगा और पूछेगा कौन सा अलंकार है बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा। देखिए, हम आपको 2 परिभाषाएं बताएंगे बेटा, ये वाली और ये अर्थार्थ में भी हम आपको बताएंगे कि अगर ऊपर वाली ना समझ में तो नीचे वाली पढ़ लें। फिर उसके 2 उदाहरण देंगे कम से कम। नंबर 1 उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे समान, सा या फिर सी आदि शब्दों द्वारा तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताकर उसकी सुंदरता या गुण दिखाना ही उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण नंबर पहला, उसका चेहरा चांद जैसा है। देखिए, उसका चेहरा किसकी तरह है? चांद की तरह। तो उसके चेहरे की तुलना हम किससे कर रहे हैं? चांद से। तो ये क्या हो गया कि तुलना हो रही है, तो यानी उपमा अलंकार हो गया। नंबर 2, वह शेर की तरह बहादुर है। वह बहादुर है पर किसकी तरह? शेर की तरह। तो शेर की तरह यहाँ पे तुलना हो रही बहादुरी की, तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार। अब बेटा क्या है, आपको ये तीनों हम बताएंगे पढ़ के, उदाहरण भी बताएंगे, 2-2 परिभाषाएं सबकी बताएंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक से आप सीखेंगे सबसे, मतलब अगर आप ये सब कुछ भूल जाते हैं और वो पीडीएफ या फिर आपके पास फोटो रह जाता है तो आप सिर्फ एक बार देखेंगे पेपर से पहले वाले दिन और आपके पूरे के पूरे 10 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देख के जाइएगा बेटा और ये सुन लीजिए। अगला है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा। दूसरा है रूपक अलंकार। जहां उपमे को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए बेटा, यह आपका पूछा जाता है, जहां उपमे को उपमान के साथ कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वहां कौन सा होगा बेटा? रूपक अलंकार होगा। ये बहुविकल्पी आते हैं। अर्थात दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर उदाहरण कोई दे दे तो आप क्या करोगे? जब तुलना छिपी हुई हो और एक चीज को दूसरी ही चीज मान लिया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। जैसे कि गुरु ज्ञान के सागर है। अब ये गुरु तो हैं मगर उनको सागर मान लिया गया। तो यहाँ पे नोट में देखिए बेटा, गुरु को सागर कहा गया है यानी उनके पास बहुत ज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुरु को सागर मान लिया गया, मतलब एक व्यक्ति को सागर मान लिया गया। यहाँ पे देखिए छुपी हुई तुलना है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया बेटा? एक बार फिर से रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, अब आपका एक रह गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद में हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक।
उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद में हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक कि आप शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे याद कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु में ऐसा अनुमान या कल्पना की जाती है कि वह किसी दूसरी वस्तु जैसा हो सकता है और इसमें मानो, जैसे, शायद, लगता है जैसे शब्द आते हैं, तब उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अगर ये परिभाषा आपके समझ में नहीं आई तो ये वाली सुन लीजिए। जब किसी चीज को देखकर ऐसा लगता है कि वह कुछ और ही हो, यानी कल्पना और अनुमान से बात कही जाए, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, बादल ऐसे घिराए हैं मानो आसमान रो पड़ा हो। आसमान के रोने की कल्पना की जा रही है। नोट, उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना और संभावना होती है। ये वाले अलंकार कट गए, आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। ठीक है बेटा, अब आपको हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक कि अगर ये सब नहीं समझ में आए तो आप कैसे अपने नंबर पक्के करेंगे। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से तैयार करेंगे। पहला वाला देखिए 3 है, पहला नंबर, दूसरा और ये आपका तीसरा। पहला, उपमा अलंकार, तुलना का खेल होता है। इसमें पहचान करने के सीधा सा तरीका, सिंपल सा, सा, सी, से, सरिस, समान लगा जहां दिख जाए लाइन में, समझ लो क्या है, उपमा अलंकार। ठीक है, उदाहरण में अगर तुम्हें लगा, दिख गया सा, सी, से, सरिस, समान, तो वो क्या हो गया आपका ऑप्शन, उपमा अलंकार, बिल्कुल सही हो गया। रूपक अलंकार, भेद खत्म, यहां पे भेद खत्म कर दिया जाता है। पहचान करने की ट्रिक, योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, अगर एक जैसे पीपर पात सरिस मंडोला करके एक मान लो दिया है, तो पीपर पात सरिस मंडोला, ये तो शायद आपका गलत हो जाएगा। पहचान करने की ट्रिक इसमें है योजक चिन्ह, जहां जिस उदाहरण में आपको योजक चिन्ह मतलब डैश लगा दिख जाए, आपको किधर भी नहीं जाना, जहां रूपक अलंकार दिख जाए 4 बहुविकल्पी में से, उसमें लगा देना रूपक अलंकार, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पना या फिर मान लेना। पहचान करने की सबसे आसान ट्रिक, मनहू, जनहू, जनहू, जानो, मानो, ये शब्द जहां लगे मिल जाए आपको उदाहरण में, आप क्या समझो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। ठीक है, इतना सिंपल बेटा बताया है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं समास। देखिए बेटा, आपके जो हैं समास पहले 6 थे, 2026 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपको 4 समास पढ़ने हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा बहुब्रीहि समास। ये सारे समास हम आपको बताएंगे सबसे आसान तरीके से, और उसके बाद में हम आपको उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि अगर आप ये सब ना समझ पाएं, कुछ बच्चे जैसे बहुत कमजोर हैं, वो दिन के दिन वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि वो जहां वहां पे जाके तुरंत अपना सही ऑप्शन चुन लें और नंबर अपने पक्के कर लें। तो पहला है कर्मधारय समास, जहां दोनों शब्द एक ही व्यक्ति वस्तु की, एक ही वस्तु या वस्तु की विशेषता हो। उदाहरण, महापुरुष, जैसे महान पुरुष, दीर्घ यात्रा, लंबी यात्रा। नोट, विशेषण प्लस संज्ञा जहां पर आपको मिल जाए, जैसे यहां पर देखिए महा क्या है, विशेषण है, संज्ञा क्या है, पुरुष है, तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कर्मधारय समास बनता है। जैसे यहाँ पर विशेषण क्या है, दीर्घ है, और यात्रा क्या है, संज्ञा है, तो ये क्या बन गया आपका, दोनों जुड़ने से कर्मधारय समास बन गया। दूसरा बेटा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे इजी होता है, जहां दो शब्द बराबर महत्व रखते हों और उनके बीच और लगाया जा सके, वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण, दिन डैश रात, यहां पे हम देखिए और लगा सकते हैं और उसके अर्थ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन और रात, स्त्री डैश पुरुष, स्त्री और पुरुष, सुख, सुख और दुख, तो यहाँ पे सुख डैश दुख है, तो यहाँ पर हम सुख और दुख लगा देंगे, अर्थ में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। नोट, और लगा जा सकता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे इजी होता है। देखिए, द्वंद्व और द्विगु सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। द्विगु समास में क्या है, जिस समास में संख्या बताने वाला शब्द यानी 1, 2, 3, 4 आदि आता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे ये वाला तो आपका गलत है, दशानन गलत है, क्योंकि दशमुख वाला यानी रावण होगा, यानी देव राक्षस का नाम आ गया है, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। आपको बताते हैं क्यों ये काटा हमने। ठीक है, उदाहरण, त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब 3 लोग, देखिए गिनती आई, त्रि का मतलब 3, तो गिनती जब आ गई तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। पंचवटी, तो पंच का मतलब 5,
द्विगु समास। चौराहा, चौ का मतलब चार, कहाँ गया, द्विगु में, ठीक है, क्या हो गया, द्विगु समास। नोट, 1 2 3 आए, द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। दशानन क्यों कटा, आपका सर 10 का मतलब तो 10 हो गया, तो 10 का मतलब 10 हुआ, मगर यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है, 10 मुख वाला तो है, मगर यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण। रावण क्या है, बहुब्रीहि समास होगा, क्यों, क्योंकि वो किसी तीसरे का अर्थ बता रहा है। इसकी परिभाषा सुनिए, क्यों वो हमने कट किया, क्यों वो बहुब्रीहि है वो भी समझ लीजिए। बहुब्रीहि समास, जिस समास का अर्थ अपने शब्दों से ना होकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है। देखिए 10 मुख वाला, आप कहोगे सर 10 मुख यानी 10 मुख, ठीक है, मगर ये भी तो है 10 मुख किसके थे, रावण के थे, ये तीसरा अर्थ भी तो है बेटा, पहला दूसरा और तीसरा, इसलिए काटा वहां से। बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण, नीलकंठ, ठीक है बेटा, देखिए उदाहरण बहुत ध्यान से देखिए। नीलकंठ, नीला कंठ, जिसका नीला कंठ हो यानी भगवान शिव, ठीक है। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो यानी विष्णु। पीतांबर, पीत वस्त्र धारण करने वाला कृष्ण। दशानन, 10 मुख वाला यानी रावण। देखिए 1 2 तीसरा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 अर्थ निकल रहे हैं, तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, यानी बहुब्रीहि समास है। अब देखिए भगवान देवी देवताओं के नाम होंगे इसमें, तो वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। नोट, अर्थ किसी और का तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अब आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप कभी ना भूलें। ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले देखिए बेटा, आपको क्या करना है, रटने से अच्छा है कि ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है, इस ट्रिक से इसको याद कर लो। पीछे वाला अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बेटा, ये समझ लो आप, ठीक है, ये समझ लो, अपने नंबर पक्के करो, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी आते ही हैं। समास का नाम द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। पहचानने की ट्रिक ये रही, उदाहरण ये रहे। पहचान कैसी, द्वंद्व समास आए तो क्या पहचान होगा, योजक चिन्ह लगाओगे, डैश लगाओ, इस तरह से आपके दिए होंगे, माता डैश पिता, रात डैश दिन, पाप डैश या फिर और पुण्य। तो यहां जहां पर आपको ये योजक चिन्ह दिख जाए, क्या हो जाएगा, वो योजक चिन्ह की वजह से तुरंत क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जहां पे आपको 4 में से एक बहुविकल्पी द्वंद्व समास दिख जाए आप तुरंत उसमें लगा दीजिए। फिर है द्विगु समास। पहला शब्द हमेशा संख्या होगा, क्या होगा बेटा, पहला शब्द अगर किसी का संख्या बता रहा है तो आप वहां पे बिना कुछ सोच से समझे किसमें निशान लगा दोगे, द्विगु समास में। किसमें लगाओगे बेटा, द्विगु समास में। जैसे चौराहा, चौराहा में चौ द्विगु समास है। त्रिलोकन में, त्रिलोक में त्रि यानी संख्या है, कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। कर्मधारय समास क्या होता है, एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। देखिए पहला शब्द क्या है बेटा, नील, नील मतलब नीला, कमल मतलब पुष्प, तो कमल कैसा है, नीला है, तो नीला है जो कमल, यानी यहां पर पहला जो शब्द है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो यानी क्या है ये, कर्मधारय समास। आंख बंद करिए बेटा, और जहां आपको समझ में आ जाए, जहां ए बी सी डी, जहां कर्मधारय समास मिल जाए वहां पे टिक कर दीजिए। अगला देखिए, बहुब्रीहि समास कैसे पहचानो, कोई तीसरा अर्थ, या तो किसी का तीसरा अर्थ निकले, एक तो पहचान ये है, या तो फिर ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं इसमें। जैसे दशानन मतलब रावण, राक्षस हो गया। लंबोदर, लंबोदर का मतलब गणेश जी, तो ये भगवान का नाम हो गया। तो इसमें आप कहाँ, जहां आपको बहुब्रीहि समास मिले, ए बी सी डी, जहां पर भी जिस ऑप्शन में, आप तुरंत वहां पे क्या पुट करेंगे, आप लगाएंगे बहुब्रीहि समास। तो आप समास क्लियर हो गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उपसर्ग की परिभाषा। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन 15 या 16वां क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी का 15 या 16वां उपसर्ग का होता ही होता है। आप कोई भी सेट उठा के देख लो, आपको ये मिलेगा ही। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अभी प्री बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, आपका एक क्वेश्चन जो है उपसर्ग से जरूर दिया होता है। अब अगर हम ऐसा करें कि उपसर्ग हम बता दें कि बेटा 10 साल में इतने ही उपसर्ग पूछे गए हैं, तो कैसा रहेगा। तो बिल्कुल बेटा, इस वीडियो में हमने वही किया है, 10 साल में सिर्फ और सिर्फ इतने बेचारे पूछ पाए हैं बोर्ड में, ठीक है, इतने ही सिर्फ पूछ पाए हैं, इतने तैयार कर लो, एक बहुविकल्पी आपका पक्का। कैसा रहा, बढ़िया रहा। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले कि उपसर्ग
क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा सुन लीजिए बेटा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे यानी शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। कहाँ जुड़ेंगे? जैसे कि मान लो छोटा आ है और उसके पीछे हम कुछ जोड़ दें, यानी कोई हमें धर्म दिया है तो हम क्या करें, छोटा आ लगा दिया, क्या हो गया, अधर्म हो गया, अर्थ बदल गया। जैसे विश्वास है तो उसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया छोटा आ, तो क्या हो गया, अविश्वास, उसका अर्थ बदल गया। ठीक है, ये चीजें होती हैं उपसर्ग। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। हमारा काम का सिर्फ इतना है, हम इतना बता रहे हैं आपको। महत्वपूर्ण उपसर्ग बोर्ड एग्जाम 2026 स्पेशल, देखिए बना दिया मैंने स्पेशल। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाद में मत कहना। ठीक है, ये लिख लो, पेपर में आप जाओगे एक दिन पहले इसी वीडियो को ओपन कर लेना, 10 नंबर आपके पक्के। छोटा आ, ये आप याद करना चाहो याद कर लो, ना याद करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इधर आइएगा। ठीक है, अर्थ लिखें, ये छोटा आ का मतलब क्या, अभाव या फिर नहीं। ठीक है, छोटा आ यानी अधर्म। देखिए हम फिर आपको एक बार बता दें, उपसर्ग का मतलब होता है हम किसी शब्द से पहले लगाएंगे, किसी शब्द से पहले। ठीक है, तो आ लगाकर अधर्म, अविश्वास। ठीक है, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अधि, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु, अनुकरण, अनुभव, अनुशासन। उप, उपवन, उपदेश, उपकार। सह, सहपाठी, सहयोग, सहमत। सु, सुमार्ग, सुपुत्र, सुलम। परि, परिवार, परिणाम, परिवर्तन। निर या फिर निर, नि या फिर निर, निर अपराध। ठीक है, निरपराध या फिर निरंजन या फिर निर्मज। ठीक है, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कितने बेटा, 8। 8 अभी तैयार कर लो, आप पढ़ लो और समझ लो, 1 नंबर आपका बहुविकल्पी आज ही तैयार, मतलब ये 10 के 10 हम आज ही कंप्लीट करा देंगे आपके। ठीक है, ऐसे ही अब आपको बोर्ड में उपसर्ग के बाद ठीक उसके बाद एक क्वेश्चन और मिलेगा, तत्भव तत्सम, बहुविकल्पी में। ठीक है, कैसे मिलेगा, क्या होता, पहले तो इसको समझ लो। तत्भव, तत् प्लस भव यानी उससे पैदा हुआ, जैसे आग, दूध, आम। आग का क्या होगा, तत्सम, अग्नि, दुग्ध और अम्र। तत्सम का मतलब क्या, तत् प्लस सम यानी उसके समान। ठीक है, अच्छा ये आम भाषा होती तत्वभ, तत्वभ का मतलब आम भाषा जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, और तत्सम का मतलब संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत वाले किसके शब्द, संस्कृत वाले। महत्वपूर्ण, देखिए आग का क्या हो गया, अग्नि हो गया, दूध का क्या हो गया, दुग्ध हो गया, आम का क्या हो गया, अम्र हो गया। महत्वपूर्ण तत्वभ तत्सम बोर्ड एग्जाम 2026, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, 7 8 9, 9 हम तैयार कर रहे हैं, हम आपको 20 25 नहीं बता रहे हैं, ये 9 तैयार कर लीजिए, ना मिले तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये 9 के 9 आपको मिलेंगे। ठीक है, 2026 के बोर्ड परीक्षा में। हाथ का क्या होगा बेटा, हस्त। दांत का क्या होगा, दंत। कान का क्या होगा, कर्ण। आंख का क्या होगा, अच्छी। खेत का क्या होगा बेटा, क्षेत्र। कपूर का क्या होगा, कर्पूर। ध्यान रखना बेटा, यही मिलेंगे, 1 नंबर आपका चुटकियों में तैयार हो गया। ठीक है, अगला देखो। बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं कि सर जी पर्यायवाची शब्द कौन से आते हैं, कौन से नहीं आता। बिल्कुल बेटा घबराने की जरूरत नहीं, हम हैं आपके लिए। ठीक है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं 2026 के लिए सुपर 15 पर्यायवाची। 15 का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ ये 15 पर्यायवाची आप तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने 10 साल के 70 सेट देखे हैं, कितने सेट, 70 सेट। 70 सेट में बेटा यही 15 बार बार घुमा घुमा के यही पूछ रहा है। कभी ये पूछ लेता, कभी ये पूछ लेता, कभी ये पूछ लेता, कभी ये पूछ लेता, यही 15 बेचारा पूछ पा रहा है। ठीक है, हमने निकाल लिए सारे। अब कैसे क्या करना है आपको अभी पढ़ के सुनाते हैं, समझ लीजिए, सीख लीजिए, 1 नंबर आपका इसमें भी पक्का कर लीजिए अपना। ठीक है, पहला कमल का क्या होगा, जलज, पंकज। 2 याद करने, कितने, 2। जलज, पंकज, नीरज, बरिज, हमने फिलहाल 4 लिखे हैं आपके। बादल का जलद, बरिद, नीरद, अमुद। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम। जल का क्या होगा बेटा, जल का होगा पानी, नीर, तोय, बरी। अग्नि का क्या होगा, अग्नि का होगा आग, अनल, पावक, ज्वाला। सूर्य का क्या होगा बेटा, सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु। चंद्रमा का चांद, मयंक, राकेश, सुधांशु। पृथ्वी का बेटा धरती, भू, भूमि, वसुंधरा। आंख का नेत्र, नयन, लोचन, चजू। हाथी का बेटा, हाथी का आपका होगा गज, कुंजर, हास्ती, मतंग। घोड़ा का अश्व, हाय, तुरंग, बाजी। नदी का बेटा सरिता, टटनी, तरंगिणी।
पवन का, हवन, सॉरी माफ करिए, हवा, वायु, समीर, अनिल। घर का बेटा क्या होगा, देखिए घर का इतने तैयार कर लीजिए बेटा, हम ज़्यादा नहीं आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। परेशान का मतलब ये है हम आपको ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे, इतना तैयार कर लीजिए, मज़े से जाइए, आराम से पेपर दीजिए, कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं होता है हाई स्कूल का, ठीक है। देखिए घर का क्या होगा, गृह, सदन, आवास, निकेतन। अमृत का क्या होगा बेटा, पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। इतने तैयार हो गए। अब आपको क्या तैयार कराएंगे कि ये आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएं। अब हम आपको कराएंगे, अब बेटा हम आपको कराएंगे पद परिचय। पद परिचय से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब कहोगे सर ये कहाँ पे आता है, तो हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा बहुविकल्पीय 20। क्या मिलेगा, 19 या फिर 20, या तो फिर ये 19 होगा या फिर ये 20 होगा, ठीक है। एक नंबर का होगा क्योंकि एक ही एक नंबर करके हमने 10 नंबर आपके तैयार करा दिए हैं, ठीक है। तो पहला है शब्द का भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अवयव। अब बेटा ये मत कहना कि सर ये सब नहीं आता, ठीक है। आप कक्षा 3 से पढ़ना शुरू करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अवयव, ठीक है। लिंग क्या होता है, लिंग हमारे 2 होते हैं, जेंडर, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। वचन हमारे 2 होते हैं, या फिर सिंगुलर या फिर प्लूरल, ये होगा एक वचन या फिर बहुवचन। कारक हमारे 5 होते हैं, मगर आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, कर्ता, कर्म, कारक आदि, ठीक है। क्रिया से संबंध क्या होता है, वह शब्द क्रिया के साथ क्या कर रहा है, ये संबंध हमें बताना होता है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में ये कैसे पूछते हैं, आपको एक उदाहरण हम आपको देके बता रहे हैं बेटा। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, जैसे एक वाक्य दिया उन्होंने, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है 19, उन्होंने दिया वाक्य दिया है, राधा मधुर गीत गाती है। ये वाक्य दे दिया, आगे दिया है, रेखांकित पद में राधा का सही पद परिचय चुनिए। पद परिचय मतलब एक क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो यहां देखिए पहला है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कैसी, जातिवाचक, तो जातिवाचक नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि यहां पर राधा का नाम दिया है। यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि वो एक स्त्रीलिंग है और वो एक क्या है, लिंग है, और ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक। कैसा है, व्यक्तिवाचक, यहां पे जातिवाचक नहीं है, क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो यहां पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा और लिंग कौन सा है, लिंग है हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है। और वचन कितना है बेटा, हमारा वचन है एक, क्योंकि राधा क्या है, सिंगल, ठीक है, एक वचन है। कर्ता क्या है, वो कर्ता क्या, कर्ता भी तो है, सब्जेक्ट क्या है, गा रही है ना, वही राधा ही गा रही है, तो क्या हो गई, कर्ता हो गया। और कारक क्या होता है बेटा, कर्म क्या हो, देखिए कर्म है गाना, ठीक है, गाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, और आपका वचन है एक वचन, और कारक है आपका कर्ता कारक। कारक क्या है, कर्ता, ठीक है। अब आते हैं छंद पर, ठीक है। छंद पहले आपके थे 4, कौन कौन से, पहले था दोहा, और फिर था आपका चौपाई, और फिर था सोरठा, फिर था रोला। परंतु 2026 में आपको सिर्फ पढ़ने हैं 2, पहला सोरठा और दूसरा रोला। तो सोरठा में क्या होता है बेटा, देख लीजिए। सोरठा में होता है बेटा, सोरठा छंद एक प्रचलित मात्रिक छंद है। कैसा छंद है बेटा, मात्रिक छंद। कान खोल के सुन लो बेटा, मात्रिक छंद है, क्योंकि पूछ देता है कि सोरठा कौन सा छंद है, तो आप लिखोगे मात्रिक छंद। जहां पे आपको बहुविकल्पी मिल जाए वो सही हो जाएगा आपका। जिसमें 2 चरण होते हैं, 2 क्या 4 भी होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 2 से 4 भी होते हैं, ठीक है। पहले और दूसरे देखिए, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती, कितनी बेटा, 11-11, ठीक है। और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो 11-11, पहले देखिए 4 उंगलियां हैं, ठीक है, ये 4 उंगलियां हैं, इसमें पहले में कितनी, 11 मात्राएं, ठीक है। और तीसरे में कितनी, 11 मात्राएं, ठीक है। ये हटा देते हैं भाई, पेन बहुत खराब है। 11 मात्राएं, इसमें भी 11 मात्राएं, और दूसरे में 13 और चौथे में 13। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है 11 13 11 13, ये पैटर्न बन रहा, तो वो कौन सा छंद होगा बेटा, आपका सोरठा छंद होगा। कौन सा बेटा छंद होगा, सोरठा, ठीक है। अब कैसे, अब दूसरी परिभाषा भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अर्थ, 2 चरणों में कही गई बात जो लय में हो और सुनने में मधुर लगे, ठीक है। देखो बेटा, ये 2 चरण में भी होता है, 4 चरण में भी होता है, ठीक है। अब 2 चरण के हम 4 चरण में से 2 चरण आपके हटा लें, तो क्या कितने बचे, 2 चरण बचे। तो पहले में 11, दूसरे में 13, पहले में 11, दूसरे में 13, ठीक है। तो इस तरह से 2 चरणों में कही गई बात जो लय में हो और सुनने में मधुर लगे, वही सोरठा छंद है। उदाहरण, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी।
ये गाने में लग रहा ना, ठीक है। तो ये कौन सा छंद है बेटा? सोरठा। देखिए आपसे ये 3 तरह से पूछता है बहुविकल्पी। पहले पूछता है कि सोरठा एक छंद है, कैसा? ऑप्शन दे रखा होगा मात्रिक, सममात्रिक, अर्धमात्रिक, ऐसे करके दे रखे होंगे। आपका जहां पे मात्रिक दिख जाए वहां पर हो जाएगा सोरठा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका पूछने का, इन दोनों का दूसरा तरीका है कि प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, किसमें? सोरठा में, ठीक है। फिर तीसरा तरीका इसका एक उदाहरण दे रखा होगा, वो आपसे पूछेगा कौन सा छंद है, तो आपको गाने में जो जिसकी मात्रा अच्छी लगे तो वो क्या हो जाएगी? लय जिसमें निकले वो क्या होगा? सोरठा हो जाएगा। अच्छा, रोला में बेटा क्या है? देखिए ये 3 तरीके से पूछा था, हमने आपको बता दिया बेटा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। रोला में क्या है? रोला छंद एक लोकप्रिय सममात्रिक छंद है। इसमें क्या पूछ सकता है वो? अगर पूछ रहा सममात्रिक छंद तो आप लगा दीजिए रोला में। कौन होगा? रोला। अच्छा, एक और बात बता दें बेटा, रोला छंद जो है, सोरठा छंद जो है, वो किसका उल्टा होता है बेटा? दोहा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? दोहा का उल्टा। सोरठा छंद जो है हमारा दोहा छंद के उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, रोला में क्या होता है बेटा? जिसमें 4 चरण होते हैं, इसमें कितने होंगे? 4। ये 4 से कम नहीं हो सकते। सोरठा में ऐसा है कि 4 से 2 भी हो सकते हैं, परंतु रोला में ऐसा नहीं होगा। 4 के 4 ही चरण होंगे। हर चरण में बराबर मात्राएं होती हैं बेटा। कितनी होंगी? सभी में बराबर मात्राएं, जिससे कविता लयबद्ध और गय गय मतलब गाने लायक बनती है। यह छंद वीरता, नीति और भावपूर्ण बातों को कहने में अधिक प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर ये ना समझ में आए तो बेटा इसे समझ लो। अर्थात 4 चरण में लय के साथ कही गई बात जिसे गाकर भी पढ़ा जा सकता है वो वही हमारा रोला छंद कहलाता है। उदाहरण, सत्य बोलो सदा जीवन में, धर्म मार्ग पर चलना सीखो, मेहनत से ही मिले सफलता, आलस छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं तो आपका ऑप्शन होगा रोला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा छंद सममात्रिक छंद है? रोला, ठीक है। एक उदाहरण दे रखा होगा, आपको पढ़ना, और पढ़ने से अगर आपको लगे कि लय निकल रही है तो आपको कौन सा होगा? रोला। आपको सर जी लय तो इसमें भी निकल रही, लय इसमें भी निकल रही, तो इसमें मात्राएं गिन लेना। इसमें 11 होंगी पहले में, ये मैंने लिख के दे दी। पहले में और तीसरे में 11-11 मात्राएं जिसमें निकल रहा है, और दूसरे में और चौथे में 13-13 मात्राएं निकली हैं तो वो सोरठा होगा। और जिसमें सभी बराबर मात्राएं निकले वो क्या होगा? रोला। तो अब आपको 10 नंबर तैयार कराने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं संधि। क्या बताने जा रहे हैं बेटा? संधि। हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण संधि होती है, 4 से 5 नंबर में पूछी जाती है। कब? बहुविकल्पी अब हो गए बेटा तो एक ही नंबर में आती है, ठीक है, एक जरूर आपको मिलेगा। ये संस्कृत व्याकरण है। कौन सी व्याकरण है बेटा? संस्कृत व्याकरण। संधि 2 वर्णों या शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, विद्या प्लस आलय क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी संधि है बेटा? स्वर संधि। कैसे पहचाना? आइए अभी आपको नीचे बताएंगे, तब आप खुद पहचान लोगे, अपने आप पहचानोगे। संधि के प्रकार आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि की पहचान क्या है? जब स्वर प्लस स्वर मिलते हैं, स्वर प्लस स्वर मिले और नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। देखिए स्वर प्लस स्वर मिल रहे हैं तो क्या बना? स्वर संधि बनी। उदाहरण देख लीजिए भाई। उदाहरण है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ये सब किसके किस संधि के हैं बेटा? ये सब उदाहरण किसके हैं? स्वर संधि के। किसके हैं बेटा? स्वर संधि के। देखिए ये सब क्या है? स्वर स्वर स्वर, ठीक है। ये भी स्वर स्वर स्वर, किसकी संधि हो गई? स्वर संधि। सूत्र क्या है? स्वर प्लस स्वर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अगला हम बता रहे हैं आपको व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? जब व्यंजन प्लस व्यंजन मिले, पहले वाले में क्या था? स्वर प्लस स्वर मिले, इसमें क्या? व्यंजन प्लस व्यंजन मिले या स्वर प्लस व्यंजन मिले, या तो व्यंजन व्यंजन मिले या पहले स्वर बाद में व्यंजन मिले, तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण में समझ लीजिए, अभी समझ जाओगे। सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस तम उत्तम, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। तो ये क्या होगा? इसके सब किसके उदाहरण हो गए? व्यंजन संधि के। चलो छोड़ो, ये भी ना समझ में आए तो ये नोट वाला पढ़ लो। जहां टा ता का बदल जाए, टा का क्या हो जाए? टा बदल जाए, ता भी बदल जाए, का भी बदल जाए, तो वहां कौन सी संधि होगी बेटा?
व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि ता बदला, ता बदला, ता इधर भी बदल गया, तो क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, अगला देखो, विसर्ग संधि सबसे सरल संधि होती बेटा, सबसे सरल, सबसे हलुआ। विसर्ग संधि, जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग, ये कौन सा चिन्ह है भैया? ये चिन्ह है आपका विसर्ग की मात्रा है। कौन सा हो गया? विसर्ग। जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और आगे कोई वर्ण हो, क्या जैसे मान लो दू बना दिया, तो ये शब्द हो गया, वर्ण हो गया आपका, ये विसर्गों की मात्रा हो गई। तो इससे कोई भी जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए बेटा, वर्ण विसर्ग प्लस खा, वर्ण फिर मिल गया, तो क्या बना? दुख। क्या बना? दुख। ये कौन सी संधि है बेटा? विसर्ग संधि। इसमें नी प्लस विसर्ग प्लस शब्द, तो निशब्द। यहां आप देखिए, ये निशब्द में ऐसे लगेगा, निशब्द। नी प्लस विसर्ग प्लस स्वार्थ, तो ये हो गया निस्वार्थ, ये भी लगा लो, निस्वार्थ। नोट, जहां विसर्ग दिखे वो कहां होगा? वो बेटा विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने आपको 10 टॉपिक समझाए हैं। कितने बेटा? 10 टॉपिक 10 नंबर के, 10 टॉपिक 10 नंबर के बहुविकल्पी हो गए। अब कल हम आपको क्या समझाएंगे? लाइव जब आएंगे 9:10 पर, तब आप कैसे पहचानो कि सर आप कल क्या कराओगे, तो हम आपको अभी बताते हैं, आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि कल हम आपके पूरे 20 बहुविकल्पी कराएंगे पक्के 100%। इस तरह से कुछ हमने 20 सेट तैयार करे हैं। सॉरी, कितने? 7 सेट, यानी आपके एक सेट में होंगे 20 बहुविकल्पी। कितने बहुविकल्पी बेटा? 20 बहुविकल्पी। तो हमने इतने कितने तैयार किए हैं? ऐसे 7। तो गुणा कर लो, 7 20 गुणे 7 कितने हो गए? 140। यानी कल हम आपको 140 बहुविकल्पी बताएंगे। कितने? 140 बहुविकल्पी। 140 बहुविकल्पी में गारंटी ले रहे हैं 2026 की बोर्ड परीक्षा में आपके कम से कम नहीं तो 18 से 19 बहुविकल्पी फंसेंगे। कितने बेटा? 18 से 19 बहुविकल्पी। सिर्फ 1 घंटा हमें कल दे दीजिए आप, 18 से 19 बहुविकल्पी कैसे आपके सही करवाते हैं आप खुद हैरान हो जाओगे। ठीक है, 18 से 19 बहुविकल्पी सिर्फ 1 घंटे का कल समय दीजिए, आपको हम बताते हैं सही कर कर। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्द। कल लाइव क्लास अटेंड कर लीजिएगा। समय आपको पता होना चाहिए 9:10। हिंदी की खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आएंगे साइंस पर। ठीक है, फिर साइंस की भी हम कराएंगे।